राष्ट्रभाषा बांग्ला चाहिए का नारा बंगाली राष्ट्रवाद की भावनात्मक और वैचारिक नींव बन गया, जिसने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक मनोवैज्ञानिक दरार पैदा कर दी। उन्हें कमजोर करने के बजाय इस मुकदमे ने मुजिब को एक जननेता और बंगाली आकांक्षाओं के प्रतीक में बदल दिया। पीलखाना स्थित ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के मुख्यालय और राजरबाग पुलिस लाइंस पर टैंकों और भारी तोपखाने से हमला किया गया। 26 मार्च की सुबह स्वतंत्रता की घोषणा प्रसारित करने के बाद शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो नरसंहार हुआ उसके पीछे एक बेहद खौफनाक तर्क था, जैसा कि अमेरिकी महावाणिज्य दूत यानी कॉन्सुल जनरल आर्चर ब्लड द्वारा भेजे गए ब्लड टेलीग्राम में उजागर हुआ और बाद के अध्ययनों ने जिसकी पुष्टि की। पाकिस्तानी सेना अक्सर हिंदू को भारतीय एजेंट के समान मानती थी। बांग्लादेश का 1971 का मुक्ति संग्राम केवल एक स्थानीय अलगाववादी संघर्ष या उपनिवेशवाद के बाद की कोई मामूली घटना नहीं थी। ये 20वीं सदी के इतिहास की एक ऐसी युगांतकारी घटना थी जिसने दक्षिण एशिया के राजनीतिक, वैचारिक और रणनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये पहली बार था जब एक पूर्ण पारंपरिक युद्ध यानी कन्वेंशनल वॉर के जरिए एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। इसने पाकिस्तान की वैचारिक नींव, दो राष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी को निर्णायक रूप से ध्वस्त कर दिया, जिसने ये तर्क दिया था कि केवल धर्म ही एक आधुनिक राष्ट्र को जोड़ने वाली ताकत हो सकता है। 9 खून से सने महीनों के दौरान जो एक आंतरिक राजनीतिक संकट के रूप में शुरू हुआ था, वह एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में बदल गया। इसने शीत युद्ध की महाशक्तियों को भी इसमें खींच लिया, जहां अमेरिका और सोवियत संघ बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक टकराव की कगार पर आ गए, जबकि चीन हिमालयी सीमा से सतर्क होकर सब कुछ देख रहा था। इतिहासकारों और मीडिया अभिलेखागारों के लिए 1971 की घटनाएं कई कहानियों का एक जटिल ताना बाना है। ये एक ही समय में लोकतांत्रिक विश्वासघात की कहानी थी, जहां एक स्पष्ट चुनावी जनादेश को क्रूर सैन्य बल द्वारा कुचल दिया गया। ये नरसंहार की कहानी थी, जहां राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल जानबूझकर नागरिकों, राजनीतिक विरोधियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया गया। और ये अदम्य साहस की कहानी थी, जहां मुख्य रूप से अनियमित गुरिल्ला बल मुक्ति वाहिनी ने गंगा डेल्टा के नदी नाले वाले भूगोल को एक पेशेवर सेना के खिलाफ रणनीतिक हथियार में बदल दिया। सबसे ऊपर इसका समापन भारत के निर्णायक सैन्य हस्तक्षेप के साथ हुआ, जिसे सैन्य अकादमियों में इसकी गति, नवीन बाईपासिंग रणनीति यानी बाईपासिंग स्ट्रैटेजी और निर्णायक निष्कर्ष के लिए याद किया जाता है। इस दरार की जड़ें 1947 में ब्रिटिश भारत के जल्दबाजी में हुए विभाजन में गहरी थी। पाकिस्तान का जन्म एक भौगोलिक और राजनीतिक विसंगति के रूप में हुआ था। 2 हिस्से, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, जो लगभग 1000 मील के शत्रुतापूर्ण भारतीय क्षेत्र से अलग थे। दोनों हिस्सों के बीच पहला बड़ा मनोवैज्ञानिक अलगाव आर्थिक असमानताओं पर नहीं बल्कि भाषा को लेकर हुआ। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. 1948 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में घोषित किया कि उर्दू और केवल उर्दू ही पाकिस्तान की राज्य भाषा होगी। बंगालियों के लिए ये उनके अस्तित्व पर हमले से कम नहीं था। बांग्ला केवल संचार का माध्यम नहीं थी, ये उनकी सांस्कृतिक स्मृति, साहित्यिक विरासत और सामूहिक गरिमा की वाहक थी। इस थोपे जाने के विरोध का दुखद अंत 21 फरवरी 1952 को हुआ, जब पुलिस ने ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों पर गोलियां चलाई, जो बांग्ला को राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे थे। 1960 के दशक के मध्य तक बंगाली प्रतिरोध एक सांस्कृतिक आंदोलन से बदलकर स्वायत्तता के राजनीतिक संघर्ष में बदल चुका था। अवामी लीग के करिश्माई नेता शेख मुजीबुर रहमान ने 1966 में 6 सूत्रीय आंदोलन यानी 6 पॉइंट मूवमेंट के माध्यम से ये मांग रखी, जिसे अक्सर पूर्वी पाकिस्तान के लिए जीवन रक्षा चार्टर कहा जाता है। राज्य ने इसका जवाब संवाद से नहीं बल्कि दमन से दिया। 1968 में मुजीब को अगरतला षड्यंत्र मामले के तहत गिरफ्तार किया गया और उन पर भारत के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया गया। दिसंबर 1970 का आम चुनाव पाकिस्तान का पहला वास्तव में स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव युद्ध का तात्कालिक कारण बना।
परिणामों ने देश के पूर्ण राजनीतिक ध्रुवीकरण को उजागर कर दिया। अवामी लीग ने नेशनल असेंबली में पूर्ण बहुमत हासिल किया, जिससे शेख मुजीबुर रहमान को केंद्र सरकार बनाने का स्पष्ट लोकतांत्रिक जनादेश मिला। पश्चिमी पाकिस्तानी सैन्य राजनीतिक प्रतिष्ठान के लिए ये परिणाम अस्वीकार्य था। राष्ट्रपति जनरल याह्या खान और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता हस्तांतरण को रोकने के लिए मिलीभगत की। भुट्टो ने तो यहाँ तक धमकी दी कि जो भी पश्चिमी पाकिस्तान सांसद ढाका सत्र में भाग लेगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। जब याह्या खान ने 1 मार्च 1971 को नेशनल असेंबली सत्र को अचानक स्थगित कर दिया तो पूर्वी पाकिस्तान विरोध में भड़क उठा। আমি পরিষ্কার মিটিংয়ে বলেছি এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। अगले 25 दिनों तक पूर्वी विंग में पाकिस्तानी सरकार ने प्रभावी रूप से काम करना बंद कर दिया। अदालतों, पुलिस बलों और सिविल सेवकों ने धानमंडी 32 स्थित मुजीब के आवास से जारी निर्देशों का पालन किया। 25 मार्च 1971 की रात को ये नाजुक राजनीतिक गतिरोध हिंसक रूप से समाप्त हो गया जब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। उद्देश्य बेहद क्रूर और सरल था। 72 घंटों के भीतर नेतृत्व, बुद्धिजीवियों और सुरक्षा बलों को खत्म करके बंगाली आबादी को आतंकित कर अधीन करना। मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा, मेजर जनरल राव फरमान अली द्वारा नियोजित और जनरल टिक्का खान द्वारा अनुमोदित इस ऑपरेशन में सशस्त्र लड़ाकों के बजाय नागरिकों को निशाना बनाया। ढाका विश्वविद्यालय पर धावा बोला गया, छात्रों को कतार में खड़ा करके मार दिया गया और प्रोफेसरों की उनके घरों में हत्या कर दी गई। सेना ने जानबूझकर जानकारी को दबाने की कोशिश की। द डेली, इत्तेफाक, द पीपल और संगबाद जैसे मीडिया हाउस पर गोले बरसाए गए और उन्हें जला दिया गया, जबकि विदेशी पत्रकारों को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में कैद कर दिया गया और बाद में निष्कासित कर दिया गया। प्रतिरोध अपने आप उभरा, लेकिन जल्द ही 17 अप्रैल 1971 को मुजीबनगर सरकार की स्थापना के साथ इसने संगठित रूप ले लिया। जनरल AMG उस्मानी को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया और बांग्लादेश को 11 गुरिल्ला सेक्टरों में विभाजित किया गया, जिनका नेतृत्व जियाउर रहमान, खालिद मुशर्रफ और KM शफीउल्लाह जैसे अनुभवी अधिकारियों ने किया। भूगोल प्रतिरोध का सबसे बड़ा सहयोगी साबित हुआ। नदियों और आर्द्रभूमियों के बांग्लादेशी परिदृश्य ने पाकिस्तान की मशीनीकृत सड़क आधारित सेना को कमजोर बना दिया, खासकर मानसून के दौरान। मुक्ति वाहिनी, जिसमें किसान वर्ग की भारी भागीदारी थी, ने नावों, तैरने के रास्तों और स्थानीय ज्ञान का उपयोग करके घात लगातार हमले और तोड़फोड़ की कार्रवाई की। युद्ध का मनोवैज्ञानिक पहलू रेडियो तरंगों पर लड़ा गया। स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र ने समाचार, देशभक्ति गीत और चरपत्र जैसे व्यंग्यात्मक कार्यक्रमों का प्रसारण किया, जिसने पाकिस्तानी सेना का मजाक उड़ाया और कब्जे वाले क्षेत्रों में लोगों का मनोबल बनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह युद्ध अमेरिका और चीन के बीच चल रही गुप्त कूटनीति की पृष्ठभूमि में लड़ा गया। पाकिस्तान याह्या खान के नेतृत्व में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंगर ने बीजिंग से संपर्क के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रति झुकाव यानी टिल्ट की नीति अपनाई और नरसंहार के बढ़ते सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। इस रुख ने अमेरिकी राजनयिक प्रतिष्ठान के भीतर एक असाधारण विद्रोह को जन्म दिया, जिसका प्रतीक आर्चर ब्लड का असहमति टेलीग्राम था, जिसने वॉशिंगटन के नैतिक दिवालियेपन की निंदा की थी। भारत ने इस गठजोड़ का मुकाबला एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक के साथ किया। 9 अगस्त 1971 को भारत सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर। India and the Soviet Union signed the Treaty of Peace, Friendship and Cooperation, which specifies mutual strategic cooperation. This is a key development and Prime Minister Indira Gandhi's master stroke. इस संधि ने अमेरिका या चीन के सैन्य हस्तक्षेप की स्थिति में सोवियत समर्थन सुनिश्चित किया, जिससे भारत को निर्णायक कार्रवाई की तैयारी के लिए आवश्यक रणनीतिक सुरक्षा मिल गई। नवंबर 1971 तक भारत पर शरणार्थियों का बोझ असहनीय हो गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी वैश्विक राजधानियों की कूटनीतिक यात्रा के दौरान इस संकट को जनसांख्यिकी आक्रमण यानी डेमोग्राफिक अग्रेशन करार दिया और तर्क दिया कि लाखों शरणार्थियों के कारण होने वाली स्थायी अस्थिरता की तुलना में युद्ध बेहतर था। India had to face the enormous problem of a mass exodus of refugees from East Pakistan. A war ensued, and Bangladesh was born. Well, surely that the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops. दुश्मनी औपचारिक रूप से 3 दिसंबर को शुरू हुई, जब पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर पहले हवाई हमले किए। जय हिंद। आपके
मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। भारत ने पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के साथ जवाब दिया। जनरल सैम मानेकशॉ, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय बलों ने एक साहसिक बाईपासिंग रणनीति अपनाई। किलेबंद शहरों को दरकिनार किया, आपूर्ति लाइनों को काटना और ढाका की ओर दौड़ लगाना। गरीबपुर की लड़ाई और टैंगल एयर ड्रॉप जैसे प्रमुख झड़पों ने भारतीय युद्ध क्षेत्र की श्रेष्ठता को साबित किया, जबकि ट्राइडेंट और पाइथन जैसे नौसैनिक ऑपरेशनों ने पाकिस्तान की समुद्री क्षमता को पंगु बना दिया। दिसंबर के मध्य तक युद्ध का अंजाम साफ हो चुका था। भारतीय सेना ढाका के दरवाजे पर खड़ी थी। मुक्ति वाहिनी ने भीतर से घेरा कस लिया था और पाकिस्तान की पूर्वी कमान का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। 16 दिसंबर 1971 ढाका का रेसकोर्स ग्राउंड लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए। 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये पाकिस्तान की रणनीति, विचारधारा और सत्ता का पतन था। और इसी बांग्लादेश में निष्ठिय अत्याचार के खिलाफ मानवीय साहस की गहरी विजय है, जिसे भारी मानवीय कीमत पर हासिल किया गया। लाखों लोगों की मौत और अब भी अधूरे न्याय के साथ 1971 एक चेतावनी भी है और एक वसीयत भी कि कैसे लोकतंत्र नरसंहार में बदल सकता है और कैसे भारी बाधाओं के बावजूद गरिमा और स्वतंत्रता को फिर से हासिल किया जा सकता है।